नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिसने न सिर्फ लाखों जानें ली बल्कि दुनिया का आप कह सकते हैं पूरा नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध। बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत का आधार है द ग्रेट वॉर, एक कंसाइज हिस्ट्री के कुछ अहम हिस्से। कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत से युद्ध के जरूरी पहलुओं को निकालकर समझें। जी। तो 1914 की शुरुआत में यूरोप का नज़ारा कैसा था? मतलब ऊपर से तो शांति दिखती थी पर अंदर ही अंदर तनाव बहुत था। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि तनाव पहले से मौजूद था। सिर्फ ये संधियां या गठजोड़ ही नहीं थे, अच्छा। बल्कि वो बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज की होड़, खासकर जर्मनी और ब्रिटेन में नेवी को लेकर, और बाल्कन इलाके में वो राष्ट्रवाद की चिंगारियां सुलग रही थीं। माहौल बिल्कुल बारूद के ढेर जैसा था। हाँ, एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस का गुट। जी। और फिर वो एक घटना हुई जिसने जैसे आग लगा दी। 28 जून 1914। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। हाँ, साराजेवो में। ऑस्ट्रिया हंगरी के वारिस थे वो, उनकी और उनकी पत्नी की हत्या। स्रोत बताता है कि हत्या करने वाले सर्बियाई राष्ट्रवादी थे, युवा थे। हाँ, युवा थे। उनका मकसद था बोस्निया को ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे से आजाद कराना। एक अकेली घटना, लेकिन इसने पूरे यूरोप के जो जटिल राजनीतिक समीकरण थे उनमें जैसे भूचाल ला दिया। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे स्रोत के जरिए कि ये एक हत्या कैसे इतने बड़े विश्व युद्ध में बदल गई। युद्ध का असल चेहरा कैसा था, वो खाइयों वाला युद्ध कैसा था, भारत की इसमें क्या भूमिका थी, कितनी बड़ी भूमिका थी, और सबसे जरूरी इसके नतीजे क्या हुए, क्या सबक मिले। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। जी बिल्कुल। तो फर्डिनेंड की हत्या के फौरन बाद क्या हुआ? स्रोत के मुताबिक तो सब कुछ बड़ी तेजी से हुआ। हाँ, बहुत तेजी से। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसे एक मौके की तरह देखा, सर्बिया को सबक सिखाने का मौका। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया ना, बहुत सख्त। जी, बहुत सख्त। ऐसा अल्टीमेटम जिसे सर्बिया के लिए पूरी तरह मानना मुमकिन ही नहीं था। और बस यहीं से वो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। डोमिनो इफेक्ट? हाँ, जिसकी बात स्रोत बार बार करता है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के जो गठजोड़ थे, जो अलायंस थे, उनके जाल ने एक लोकल झगड़े को ग्लोबल बना दिया। कैसे? ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। अच्छा। अब सर्बिया का संरक्षक था रूस, तो रूस सर्बिया की मदद के लिए आगे आ गया। अच्छा। अपनी सेना जुटानी शुरू कर दी। अच्छा। रूस की ऐसा करते देख जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का साथी था, वो कूद पड़ा। उसने पहले रूस और फिर उसके साथी फ्रांस के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए वो बेल्जियम का रास्ता चुना, जो कि न्यूट्रल था। हाँ बिल्कुल। और यही वो पॉइंट था जिसने ब्रिटेन को युद्ध में खींच लिया, क्योंकि ब्रिटेन ने बेल्जियम की न्यूट्रलिटी की गारंटी दी थी। सही। ये एक टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटेन का युद्ध में आने का मतलब था दुनिया की सबसे बड़ी नेवी और एक बहुत बड़े साम्राज्य का शामिल होना। तो मतलब कुछ ही हफ्तों में? हाँ, फिर धीरे धीरे जापान आया, इटली भी आ गया। हालांकि वो पहले जर्मनी के साथ था, पर बाद में पाला बदल लिया, और आखिर में अमेरिका भी शामिल हो गया। दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी के साथ आ गया। बाप रे। स्रोत ये दिखाता है कि कैसे कुछ ही हफ्तों में यूरोप की बड़ी ताकतें एक दूसरे के खून की प्यासी हो गईं। और ये आग सिर्फ यूरोप में नहीं रही, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया के कुछ हिस्सों तक फैल गई। तो ये सिर्फ सरकारों की लड़ाई नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक टोटल वॉर बन गया था। पूरी की पूरी आबादी इसकी चपेट में आ गई थी। और युद्ध के मैदान का क्या? स्रोत पश्चिमी मोर्चे पर वो ट्रेंच वॉरफेयर, मतलब खाई युद्ध का बड़ा भयानक नजारा पेश करता है। हाँ बिल्कुल। खाई युद्ध तो इस महायुद्ध की सबसे दर्दनाक पहचान बन गया। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध का बिल्कुल नया अमानवीय रूप था ही। स्रोत बताता है कि कैसे उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम में सैकड़ों मील लंबी खाइयां खोद दी गईं। एक जाल सा बिछ गया। और सैनिक उन्हीं में रहते थे महीनों सालों तक उन खाइयों में। सोचे जरा, हालत कितनी खराब होगी। लगातार बारिश से कीचड़, बहुत ज्यादा ठंड, खाने की कमी, और बीमारियां, चूहे। हाँ, चूहे, जुएं, और सबसे बढ़कर दुश्मन की तरफ से कभी भी गोलीबारी या बमबारी का डर लगातार। स्रोत में कुछ सैनिकों के खत या डायरी के हिस्से हैं। हाँ है। और वो पढ़कर समझ आता है कि वो जगह जीने लायक नहीं थी, बस जैसे मौत का इंतजार कर रहे हों। और इसी बीच वो नई तकनीकें भी आ गईं जिन्होंने इसे और घातक बना दिया। मशीन गन, वो जहरीली गैस, टैंक, हवाई जहाज। हाँ। ऐसा लगता है जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सारा जोर इंसानों को मारने के नए नए तरीके ढूंढने में लग गया था। सही कहा।
ये युद्ध तकनीक के लिहाज से एक भयानक लैब बन गया था। मशीन गन ने तो पैदल हमलों को लगभग सुसाइड जैसा बना दिया। और जहरीली गैस, उसका इस्तेमाल पहली बार हुआ था शायद। हाँ, 1915 में बड़े पैमाने पर इसने सैनिकों में खौफ भर दिया था। स्रोत बताता है कि कैसे गैस हमले के बाद सैनिक तड़प तड़प कर मरते थे या फिर हमेशा के लिए उनके फेफड़े खराब हो जाते थे। कितना भयानक। फिर टैंक आए। शुरू में उतने असरदार नहीं थे, पर उन्होंने लड़ाई का भविष्य दिखा दिया। हवाई जहाज पहले सिर्फ देखने के लिए, जासूसी के लिए इस्तेमाल हुए, फिर बम गिराने और हवा में लड़ाई के लिए भी। तो मतलब तकनीक ने युद्ध का चेहरा ही बदल दिया। बिल्कुल, ये तकनीकें सिर्फ मौतें ही नहीं बढ़ा रही थीं, ये युद्ध की पूरी स्ट्रैटेजी, सैनिकों की साइकोलॉजी सब बदल रही थीं। इंसान का इंसान से फासला बढ़ रहा था। मौत जैसे एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस बनती जा रही थी। जब यूरोप में ये सब चल रहा था, तब भारत कहाँ था इसमें? स्रोत हमें याद दिलाता है कि भारत तो उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। जी हाँ। और उसे न चाहते हुए भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। आंकड़ा बहुत बड़ा है, लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक। हाँ, ये संख्या बहुत बड़ी है और अक्सर इतिहास में इसे उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना मिलना चाहिए। 13 लाख। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ब्रिटिश भारतीय सेना उस समय दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर सेनाओं में से थी। इन 13 लाख सैनिकों और जो लड़ाई में सीधे शामिल नहीं थे, जैसे मजदूर, खच्चर वाले, इन सबको भेजा गया। कहाँ भेजा गया? यूरोप के पश्चिमी मोर्चे पर, पूर्वी अफ्रीका, मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, गैलीपोली, फिलिस्तीन, बहुत दूर दराज के इलाकों में। अपने घर से हजारों मील दूर, एक ऐसे युद्ध में जिसे शायद वो पूरी तरह समझते भी नहीं थे। उनके अनुभवों के बारे में क्या कहता है स्रोत? स्रोत बताता है कि भारतीय सैनिकों ने कई जगह बहुत बहादुरी दिखाई, खासकर फ्रांस और बेल्जियम की खाइयों में, मेसोपोटामिया की लड़ाइयों में। कई को वीरता के पुरस्कार भी मिले, जैसे विक्टोरिया क्रॉस। लेकिन इसकी कीमत भी चुकाई होगी। हाँ, कीमत बहुत भारी थी। स्रोत का अनुमान है कि लगभग 74,000 भारतीय सैनिक इस युद्ध में या तो मारे गए या लापता हो गए और 67,000 से ज्यादा घायल हुए। उन्हें सिर्फ दुश्मन की गोलियों का सामना नहीं करना पड़ा, यूरोप का वो अनजान मौसम, बीमारियां, वो कल्चरल आइसोलेशन, सब झेलना पड़ा। ये विडंबना भी है, जैसा स्रोत कहता है, कि वो एक साम्राज्य की आजादी के लिए लड़ रहे थे, जबकि उनका अपना देश गुलाम था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी और शायद इसी वजह से युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक चेतना और बढ़ी, आजादी की मांग ने और जोर पकड़ा। ये भी इसका एक नतीजा था। 4 साल तक ये तबाही चलती रही। स्रोत सिर्फ मौतों की बात नहीं करता, वो युद्ध के मानवीय पहलू पर काफी ध्यान देता है। भुखमरी, बीमारियां। हाँ, जैसे 1918 का वो स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक, युद्ध ने उसे और फैलाया। लाखों लोग बेघर हुए, पूरे के पूरे शहर गांव मलबे में बदल गए, और वो आखिरी आंकड़ा लगभग 2 करोड़ मौतें, सैनिक और आम नागरिक मिलाकर। 2 करोड़! ये संख्या तो दिमाग को सुन्न कर देती है। जी, ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है जो इंसान ने खुद पैदा की। स्रोत बताता है कि कैसे हर देश ने अपने जवानों की एक पूरी पीढ़ी खो दी। आर्थिक तबाही इतनी भयंकर थी कि कई देशों को उभरने में दशकों लग गए। समाज पर भी असर पड़ा होगा। बहुत। सामाजिक ताना बाना बिखर गया, महिलाओं की भूमिका बदली क्योंकि उन्हें घर से निकलकर काम करना पड़ा, पुराने साम्राज्य ढह गए। आखिरकार 1918 के पतझड़ में जर्मनी और उसके साथी देश पूरी तरह थक चुके थे। उनकी अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, सेनाओं ने जवाब दे दिया था। और फिर 11 नवंबर 1918 को युद्ध रुका। हाँ, युद्ध विराम हुआ, महायुद्ध खत्म हुआ। लेकिन युद्ध का अंत क्या शांति लाया? इसके बाद आई 1919 की वर्साई की संधि। जी। स्रोत इसका जिक्र काफी आलोचना के साथ करता है। हाँ, वर्साई की संधि ये बहुत विवादों में रही। जीतने वाले देश, खासकर फ्रांस, उन्होंने जर्मनी को युद्ध के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहरा दिया और उस पर बहुत कठोर शर्तें लगा दी। क्या शर्तें थीं? स्रोत बताता है कि जर्मनी पर भारी हर्जाना लगाया गया, इतना ज्यादा कि वो चुका ही नहीं सकता था। उसकी सेना बहुत छोटी कर दी गई, उससे उसके जरूरी इंडस्ट्रियल इलाके छीन लिए गए, सारे उपनिवेश ले लिए गए। इरादा तो शायद जर्मनी को फिर से ताकतवर बनने से रोकना था। हाँ, इरादा शायद यही था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। मतलब शांति लाने की जगह इसने भविष्य के झगड़े के बीज बो दिए। बिल्कुल, स्रोत का विश्लेषण यही कहता है।
जर्मनी में इस संधि को डिक्टाट कहा गया, मतलब थोपा हुआ अपमान। इसने वहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी, महंगाई आसमान छूने लगी। और लोगों में गुस्सा भर गया। जी, जर्मन लोगों में गहरे असंतोष और बदले की भावना पैदा हुई, और इसी माहौल का फायदा उठाकर हिटलर और नाजी पार्टी सत्ता में आए। तो इससे एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सजा देने वाली शांति कभी टिक सकती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। स्रोत यही इशारा करता है कि वर्साई की संधि ने शांति स्थापित करने के बजाय अगले और भी भयानक विश्व युद्ध की नींव रखी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो स्रोत प्रथम विश्व युद्ध को सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं मानता है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल मामला था। सही कहा। स्रोत इसे मानवीय अहंकार, राष्ट्रीय गौरव का जो अंधा जुनून होता है, सत्ता का लालच और कूटनीति की नाकामी, इन सब का एक भयानक नतीजा बताता है। ये दिखाता है कि कैसे नेता अपने फैसलों के दूरगामी नतीजों का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे। हाँ, और कैसे राष्ट्रवाद का उग्र रूप विनाशकारी हो सकता है, और कैसे एक बार हिंसा का चक्र शुरू हो जाए तो उसे रोकना कितना मुश्किल होता है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कि प्रथम विश्व युद्ध सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है। ये मानव स्वभाव और देशों के आपसी रिश्तों के बारे में एक चेतावनी है, एक सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि शांति कितनी नाजुक होती है, और सत्ता का नशा या आपसी अविश्वास कैसे पूरी दुनिया को तबाही की आग में झोंक सकता है। तो चलिए, आज हमने द ग्रेट वॉर ए कंसाइज हिस्ट्री के अंशों के जरिए जो समझा, उसे संक्षेप में दोहराते हैं। हमने देखा कि कैसे 1914 का यूरोप पहले से तनाव में था, और फर्डिनेंड की हत्या वो चिंगारी बनी जिसने गठबंधनों के जाल के जरिए इसे विश्व युद्ध में बदल दिया। हमने पश्चिमी मोर्चे पर खाई युद्ध की क्रूरता और नई जानलेवा तकनीकों के असर को समझा। जी, हमने भारत के विशाल योगदान और भारतीय सैनिकों की कुर्बानियों पर नजर डाली, जिसे स्रोत प्रमुखता से सामने रखता है। बिल्कुल। हमने युद्ध की वो सोच से भी परे मानवीय और आर्थिक लागत देखी, लगभग 2 करोड़ मौतें, और अंत में वर्साई के संधि की कठोरता पर बात की, जिसके बारे में स्रोत कहता है कि उसने शांति के बजाय भविष्य के संघर्ष के बीज बोए। हाँ, और स्रोत के आखिरी में जो बात कही गई है वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लेखक कहता है कि ये युद्ध सत्ता के संघर्ष और राष्ट्रीय अहंकार के खतरों की एक गंभीर चेतावनी है, लेकिन इतिहास को देखें तो लगता है कि शायद इंसानियत ने इससे पूरा सबक सीखा नहीं है। इसी से जुड़ा एक विचार मन में आता है जो स्रोत के विश्लेषण पर ही आधारित है। देखिए, श्रोता अहंकार, सत्ता संघर्ष और कूटनीतिक नाकामियों को युद्ध के मूल कारणों में गिनता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पिछली घटनाओं या गलतियों को याद रखना ही काफी है, या कुछ और करने की जरूरत है? हाँ, या फिर आज की दुनिया में वैसे ही विनाश को दोबारा होने से रोकने के लिए हमें किन सिस्टम्स में, किन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नजरिए में, या शायद अपनी सामूहिक सोच में किस तरह के बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है? एक बेहद जरूरी सवाल। और इसी विचार के साथ हम प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित इस गहरी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं।